राम राम दोस्तों। पिछली एक वीडियो में हमने समझा था पीई रेशो के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि पीई रेशो क्या होता है, कैसे पीई रेशो निकलता है और पीई रेशो हमें क्या बताता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे जाके। अगर वो वीडियो आपने पूरा देखा है या पीई रेशो के बारे में आपको समझ है तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पीई रेशो के ड्राइवर्स क्या क्या हैं। ड्राइवर्स का मतलब वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं, मतलब क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे पीई रेशो किसी कंपनी का या किसी सेक्टर का डिसाइड होता है, या वो चीज़ें मान लीजिए कि जिनसे पीई रेशो इन्फ्लुएंस होता है। आपने देखा है कि किसी कंपनी का पीई रेशो बहुत ज़्यादा होता है, किसी कंपनी का पीई रेशो बहुत कम होता है, किसी सेक्टर का बहुत ज़्यादा होता है और किसी सेक्टर का बहुत कम होता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं पीई रेशो कम होगा या ज़्यादा होगा, उनका आज हम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आज मैं बोल रहा हूँ कि आपको पेन कॉपी उठा के बैठ जाना है और सारे पॉइंट्स आपको नोट करते जाना है ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। नहीं तो सारे पॉइंट्स, इतने ज़्यादा पॉइंट हैं आप भूल जाओगे। 14-15 पॉइंट कम से कम आप मान के चलो हैं। सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ रेट। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था, हिंट दिया था। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरी कंपनी 100 रुपये की है और मेरी कंपनी 10 रुपये कमाती है पूरे साल में, तो मेरा पीई रेशियो हुआ 100 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10। यानी मेरा पीई रेशियो हुआ 10। 10 साल में मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे जितने में मैंने कंपनी खरीदी है। लेकिन अगर मान लो कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत आई है, अभी कंपनी 10 रुपया कमा रही है, अगले साल यही कंपनी 20 रुपया कमाए, उस टाइम पे पीई रेशो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5। यानी पहले जो 10 का पीई था अब वो आधा हो गया है, यानी 5 हो गया है। जो मेरे पैसे 10 साल में पूरे हो रहे थे अब मेरे वही पैसे 5 साल में पूरे हो जाएंगे। और सोचो, पहले साल 10 की कमाई है, अगले साल 20 की कमाई है, अगले साल अगर ये फिर डबल हो जाए तो यही कमाई 40 की हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी 3 साल में ही मेरे 70 रुपये पूरे हो गए। अगले साल 40 की 80 हो जाएगी। 40 की 80 होगी तो समझो मेरे को तो 70 रुपये पहले ही कमाई हुई थी और 3.5 साल में ही मेरे 110 रुपये पूरे हो जाएंगे, जबकि मैंने कंपनी खरीदी थी मात्र 100 रुपये में। यानी 3.5 साल में मेरे पैसे पूरे हो गए। ये होता है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट अगर किसी कंपनी का हाई है तो उसको हाई पीई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसका साल ऑन साल प्रॉफिट बढ़ता जाता है ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ेगा तो पीई रेशो कम हो जाएगा। क्योंकि पीई रेशो होता है प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, यानी ईपीएस। ठीक है, अर्निंग जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी तो पीई रेशो कम होता जाएगा। ये पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो पीई रेशो उस कंपनी का ज़्यादा मिलेगा। जैसे देखो, मैं अभी सर्च करता हूँ केपीआईटी टेक्नोलॉजी का आप पीई देखो, अभी 53 का है। पिछले 5 साल का एक बार पीई रेशियो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मीडियन पीई देखो, इसको 56-57 का मीडियन पीई है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा क्यों रहा है? क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी हाई है। पिछले कुछ साल का ग्रोथ देखो आप, ये है सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 साल का सेल ग्रोथ है 50% का, यानी हर साल 50% इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो पिछले 5 साल की 49% की, लगभग 50% ग्रोथ रही है इस कंपनी की। आज ये कंपनी 10 रुपया कमाती है तो अगले साल ये कंपनी 15 रुपया कमाएगी और उससे अगले साल ये कंपनी 22.5 रुपया कमाएगी। इतनी तेज ग्रोथ है, इसलिए इसका पीई हाई है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, या बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसकी जो अर्निंग है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो या आप मान सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी है इसकी अर्निंग्स में। ऐसा नहीं है आज ये 10 रुपया कमा रही है, अगले साल ये 2 रुपया कमाएगी, अगले साल ये 15 रुपया कमाएगी, अगले साल ये 5 रुपया कमाएगी। ऐसी कंपनियों में प्रिडिक्टेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी नहीं होती अर्निंग्स की। जैसे आप देखो,
मेटल सेक्टर में आप देखोगे एक टाइम पे प्रॉफिट कितना ही आ जाएगा, दूसरे टाइम में प्रॉफिट देखोगे कितना ही कम आ जाएगा। ठीक है, एक टाइम ज़्यादा आएगा, एक टाइम कम आएगा। ठीक है, एक बार एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा स्टील, ठीक है, जैसे मेटल सेक्टर की मैंने बात करी, मेटल सेक्टर में हम एक बार ईयरली में जाते हैं। ये हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। नेट प्रॉफिट देखो, इस साल था 4,000 करोड़ रुपए लॉस, अगले साल सीधा 17,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। उससे अगले साल प्रॉफिट आधा हो गया, सिर्फ 9,000 करोड़ रह गया। उससे अगले साल 90% गिर गया, सिर्फ 1,000 करोड़ रह गया। उसके 2 साल बाद 41,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट। उससे अगले साल सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए। उससे अगले 2 साल माइनस 5,000 रुपए के आसपास। यानी किसी भी तरीके की कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कि आने वाले टाइम पे अर्निंग ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी। देख रहे हो कितनी फ्लक्चुएशन है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया नेस्ले का। ठीक है, मैं ये सारा जो भी कंपनियां दिखा रहा हूं दोस्तों, ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझना। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल ले लेके दिखा रहा हूं। ये नेस्ले के हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे आ गए हैं। यहां पे आप इसका नेट प्रॉफिट देखो, 563 करोड़, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,600 करोड़, 1,900 करोड़, 2,000 करोड़, 2,100, 2,300, लगभग 3,000, 3,900, 3,300। अभी इस साल में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आप एक देख रहे हो, एक कंसिस्टेंसी देख रहे हो, हर साल ऑन साल, साल ऑन साल, साल ऑन साल प्रॉफिट बढ़ता गया है। यानी ये ग्राफ आपको दिखेगा प्रॉफिट के बढ़ने का। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को क्या होता है, पीई रेशो ज्यादा मिलता है। कैसी कंपनी को, जिनकी अर्निंग्स की एक प्रिडिक्टेबिलिटी है या सस्टेनेबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि किस सेक्टर की कंपनी है और कैसी कंपनी है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट तो चलो फिर भी एक सिक्लिकल सेक्टर है, हालांकि अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ा सा इसका एक्सेप्शन है। ये सारी कंपनियां वो हैं जिनकी अर्निंग्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अर्निंग होना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन टाटा स्टील में आपने क्या देखा, एक टाइम पे तो -5,000 करोड़ है, एक टाइम पे प्लस 41,000 करोड़ है। इतनी फ्लक्चुएशन आपको इन कंपनियों में नहीं देखने को मिलेगी। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ROE। जिस कंपनी का हाई ROE होता है उसको PE रेशियो भी हाई मिलता है। ROE क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। मान लीजिए मैंने अपनी कोई कंपनी खोली 100 रुपए की, ठीक है, 100 के 100 रुपए उसमें मेरे लगे हुए हैं, मैंने कोई बैंक से कर्जा नहीं लिया हुआ, कुछ नहीं लिया हुआ। तो 100 रुपए पे मान लो मैं 20 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरी होगी 20% ROE। ठीक है, यानी जो इक्विटी, जो पैसा मैंने लगा रखा था उसके ऊपर मैंने कितना पैसा कमाया। ठीक है, अगर मान लो इसमें 50 रुपए मैंने अपने लगा रखे हैं और 50 रुपए मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है, तो ROE क्या होगा, जो 50 रुपए मेरे लगा रखे हैं उसमें तो मैं 20% कमा रहा था, यानी मैंने 10 रुपया कमा लिया। और जो बैंक से मैंने 50 रुपया ले रखा था उस पर भी मैंने 10 रुपया कमा लिया। लेकिन मैंने बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो 6-7 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये कुछ तो मैं बैंक को भी दे रहा हूँ ब्याज। तो मान लो अगर मैं ये 6 रुपये बैंक को ब्याज दे रहा हूं, तो यहां से मेरे को कितना बचा, सिर्फ 4। 10 ये 4 ये, यानी मेरी टोटल कमाई कितनी हुई, 14 रुपये। लेकिन ये होगी ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये थोड़ा अलग होता है, किसी और वीडियो में हम समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी में जितना पैसा लगा हुआ है उस पैसे पे वो कंपनी ज़्यादा पैसे कमा रही है तो उसको PE रेशियो ज़्यादा मिलेगा। जिस लगे हुए पैसे पे यानी इक्विटी पे कंपनी कम पैसे कमा रही है तो उसको PE कम मिलेगा। वही जैसे ग्रोथ रेट वाली बात आ जाती है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मोटा मोटा ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो तीसरा पॉइंट हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, एंट्री बैरियर। ठीक है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे एंट्री बैरियर होता है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन होती हैं, या उसमें पैसा इतना लगता है, या उसमें सर्टिफिकेशन कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे मान लो आप कोई पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जांपल ले लो, पेपर बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया ना ये। आप पेड़ काटोगे तभी तो पेपर बनाओगे, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू होगा। पेड़ कटेंगे तो एनवायरनमेंट खराब होता है। जैसे फार्मा का एक सेक्टर है, फार्मा के सेक्टर में आपको बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं। जैसे मान लो कोई फूड सेक्टर है,
कोई आप कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हो खाने पीने की, तो उसमें भी आपको कुछ अलग से लाइसेंसेस चाहिए होते हैं। तो जैसे मान लो आप फिर टेलीकॉम के बिजनेस में आ रहे हो, जैसे जियो है, एयरटेल है, यहाँ भी आपको सरकार से रेगुलेशंस, परमिशन चाहिए होती हैं। तो ऐसा सेक्टर या ऐसा बिजनेस जिसमें एंट्री रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए उस सेक्टर को पीई रेशो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कल को कोई भी कॉम्पिटिटर आ सकता है, जैसे अभी देखो बिरला ओपस, अभी नया पेंट आया है बिरला ओपस, ठीक है। पीछे को आपने देखा होगा तो एशियन पेंट काफ़ी गिर गया था। क्यों गिर गया था? क्योंकि बिरला ओपस इस सेगमेंट में आ रही थी, ठीक है। पेंट सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपको बहुत सारे रेगुलेशंस की ज़रूरत हो, ठीक है। देखो कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ रेगुलेशन तो हर बिजनेस में होते हैं, कुछ गाइडलाइन तो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप काम करने लग जाओ, लेकिन कुछ सेगमेंट या कुछ सेक्टर, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्यूमेंटेशन, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये था चौथा पॉइंट, एंट्री बैरियर। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, ऑपरेटिंग हिस्ट्री। ऑपरेटिंग हिस्ट्री का क्या मतलब है कि बिजनेस कितना पुराना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि कोई कंपनी लिस्ट कब हुई है, आपको ये देखना है कि वो कंपनी बिजनेस में कब से है। मान लीजिए कोई कंपनी 20 साल से बिजनेस कर रही है, 20 साल से बिजनेस कर रही है तो कंपैरेटिवली उसको पीई हाई मिलेगा, ठीक है। कोई नई कंपनी है तो पीई कम मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी 20 साल से बिजनेस कर रही है उसने हर तरीके का अप डाउन देखा है, ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि मार्केट में उस सेक्टर की, उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई होगी। अब जैसे मान लो पिछले 20 साल से कोई काम कर रही है तो उसने हाई इन्फ्लेशन रेट एनवायरनमेंट भी देखा होगा, कम इन्फ्लेशन रेट एनवायरनमेंट भी देखा होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखी होगी, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, कभी मिलीजुली सरकार। तीसरी बात, जैसे अभी कोविड आ गया था, कोई ऐसी महामारी भी देखी होगी, कभी सूखा पड़ गया, कभी बारिश ज़्यादा होगी, इस टाइप का भी देखा होगा। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट, कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जो एनवायरनमेंट या वेदर से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए गर्मी कम पड़े, सर्दी कम पड़े, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो यानी जो लंबे टाइम से जो बिजनेस कर रही है कंपनी, उसने हर तरीके का उतार चढ़ाव देखा है, हर तरीके से वो कंपनी ने अपने बिजनेस को मेंटेन या सस्टेन करके रखा है हर तरीके के एनवायरनमेंट में। कोई नई कंपनी है, उसने अभी इतना चीज़ें नहीं देखी है तो इसलिए उसको पीई कम मिलेगा। अब आप ये मत सोचना कि यार जो नए बिजनेस हैं उनका सबका तो पीई बहुत हाई है। वो हाई है, हो सकता है ग्रोथ की वजह से, या और जो फैक्टर हमने अभी तक बात की हैं या आगे करेंगे। देखो किसी भी एक फैक्टर से पीई रेशो डिसाइड नहीं होता है, इसलिए मैंने बताया कि 14 से 15 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हर पॉइंट का अपना एक इम्पैक्ट होता है। तो 5वां नंबर था ऑपरेटिंग हिस्ट्री, कोई बिजनेस कितना पुराना है इस पे डिपेंड करता है। फिर आता है 6वां पॉइंट, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? कंपनियां डिविडेंड देती हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरी 100 रुपये की कंपनी है, 100 रुपये की कंपनी में मेरे 10 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, 10-10 रुपये के, 10-10 रुपये के। मेरी कंपनी ने 20 रुपया कमाए, हर शेयर होल्डर को मैं 2-2 रुपया बांट दूं, ठीक है। 10 शेयर होल्डर थे, 2-2 रुपया बांटते, 20 रुपया प्रॉफिट किया था, यानी सारा प्रॉफिट मैंने डिविडेंड के रूप में बांट दिया। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डिविडेंड कम देती हैं। डिविडेंड कम देने का मतलब क्या है? जैसे मान लो 10 रुपये मैंने यहाँ बिजनेस में लगा रखे थे, किसी ने भी लगा रखे थे, उसको 2 रुपया डिविडेंड मिल गया, यानी 20% सीधा सीधा उसको रिटर्न मिल गया डिविडेंड के रूप में ही। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 5-6% तो आपको डिविडेंड ही दे देती हैं, यानी बैंक एफडी के बराबर तो आपको डिविडेंड मिल जाता है। ऊपर से प्राइस एप्रिसिएशन या स्टॉक का प्राइस जो ऊपर जाता है वो एडिशनल है, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने बताया कि 20 रुपये कमाए और मैंने सारा डिविडेंड बांट दिया, तो कंपनी की ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ तो तभी होगी ना, अभी 100 रुपये की कंपनी है, उसने 20 रुपया कमाया, अगले साल मैंने ये 20 रुपया भी बिजनेस में लगा दिया, 120 रुपया लगाया, फिर कंपनी 120 रुपया पे कमा रही है, अगले साल 150 रुपये पे कमा रही है। तो यानी जो पैसा कमाते जा रहे हैं हम लगाते जा रहे हैं। तो यही करके
फिर ग्रोथ बनती है। तो जो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है उसमें फिर उतनी ग्रोथ नहीं बचती है। फिर अगला पॉइंट आता है कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो का क्या होता है कि कोई बिजनेस जहाँ से लगातार आपका पैसा आ रहा है, ठीक है, मान लो आप कोई रियल में कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई कंपनी ऐसी है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया नेस्ले का। नेस्ले के प्रोडक्ट क्या है, फ्रीक्वेंटली सेल होते हैं, तो इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। कोई कंपनी ऐसी है जिसका प्रोडक्ट 6 महीने में बनता है, 6 महीने में बिकता है, उसका कैश फ्लो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना नेस्ले का है। ठीक है, नेस्ले तो मैगी हर रोज कितने लाखों पैकेट बेचती है पता नहीं। ठीक है, अब मान लो कोई फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, कोई रेफ्रिजरेटर बनाती है, अब उसको रेफ्रिजरेटर बनाने में कितना टाइम लगेगा, फिर उसको दुकान पे जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर कस्टमर के बिकने में टाइम लगेगा। कई बार तो ऐसा हो सकता है 2 साल बाद जाके कोई फ्रिज बिके, समझ रहे हो। तो ये कैश फ्लो होता है। अच्छी कैश फ्लो वाली कंपनी को पीई कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये था 7वां पॉइंट, कैश फ्लो। इसका एक्सेप्शन होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल। बैंकिंग फाइनेंशियल में आपको कैश फ्लो नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ तो कैश क्या होता है, कैश एक रॉ मटेरियल होता है। उनके पास पैसा होगा, उस पैसे को वो आगे देंगे तो पैसा कमाएंगे, वो अपने पास रखे बैठे नहीं हो तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है मैनेजमेंट। किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो उस कंपनी को पीई ज़्यादा मिलेगा। किस कंपनी का मैनेजमेंट खराब होगा तो उस कंपनी को पीई रेशो नहीं मिलेगा। एग्जांपल देता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट, या दूसरा एग्जांपल आप ले लो लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था, आप चार्ट खोल के देखना, आप उसके बारे में पढ़ना, एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था अगर आपको ध्यान हो तो। इनसाइडर ट्रेडिंग उसमें हुई थी। जो उन इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी 3, 4, 5 साल पहले, वो भाव आज के दिन भी कंपनी का नहीं आया है। राजेश एक्सपोर्ट में ऐसे ही जो रिजल्ट शो करते हैं, जो डॉक्यूमेंट सेबी मांगते हैं, उन सब में थोड़ा आजोल जमेला होता है। टैक्स कैसे पे करते हैं, 0% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब पता नहीं ये कैसे बिजनेस कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो जहां पे मैनेजमेंट पे थोड़े से सवालिया निशान होते हैं वहां पे पीई रेशियो कम मिलता है। मैनेजमेंट कंपनी का तगड़ा होता है, आपको लगता है ये मैनेजमेंट कुछ गलत नहीं करेगा, शेयर होल्डर्स का हमेशा ध्यान रखता है, कोई गलत काम नहीं करेगा। जैसे वेदांता है, वेदांता ने क्या किया, प्राइस बिल्कुल नीचे गिरा के उसको डीलिस्ट करने की कोशिश करी। जब डीलिस्ट नहीं हुआ तो डिविडेंड दे दे के प्राइस को ऊपर टांगे लेके जा रहे थे। ठीक है, इस बारे में कभी और वीडियो में बात करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत मैंने किसी वीडियो में बात करी भी हो। तो ये था 8वां पॉइंट, मैनेजमेंट। 9वां पॉइंट है सेक्टर लीडरशिप। सेक्टर लीडरशिप यानी किसी सेक्टर की कोई लीडर कंपनी है तो उसको पीई कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ या जो नीचे की कंपनियां हैं उनके कंपैरिजन में। एग्जांपल मैं अभी आपको दे के दिखा देता हूँ, एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट में आप नीचे चलोगे तो ये अभी का पीई है। देखो अभी सबसे ज़्यादा पीई किसका है, 55 का, वो एशियन पेंट का ही है। इंडिगो पेंट का भी 55 का है, लेकिन इंडिगो पेंट क्या है, छोटी कंपनी है, ग्रोथ अच्छी है, इसलिए पीई इसका है। ये अभी थोड़ा सा ऊपर को है एशियन पेंट, सॉरी ये इंडिगो पेंट। एशियन पेंट अभी थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, इसलिए भी ये पीई थोड़ा सा इसका कम दिख रहा है, इसका ज़्यादा दिख रहा है। मीडियन पीई आप खोल के देखोगे ना, जैसे मीडियन पीई मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये पीई रेशो का चार्ट मैंने खोल लिया है पिछले 5 साल का। पिछले 5 साल का मीडियन पीई 76 का है एशियन पेंट का, अभी 55 का है, इसलिए मैंने बताया कि अभी थोड़ा कम है। ठीक है, तो मीडियन पीई आप देखो एशियन पेंट का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सेक्टर लीडर कंपनी है। ठीक है, तो 9वां पॉइंट था सेक्टर लीडरशिप। अब ये 10वें पॉइंट में आ जाते हैं, साइज ऑफ कंपनी। ठीक है, कोई कंपनी साइज में बहुत बड़ी हो गई है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस 18-20 लाख करोड़ की कंपनी है। छोटी कंपनी होगी तो उसको ग्रोथ करना आसान है। सिंपल एग्जांपल लेके समझो, आप कोई छोटा बच्चा है, जितना छोटा बच्चा होता है वो उतना ही फास्ट ग्रो करता है। लेकिन कोई बच्चा मान लो 18-20 सालों का हो गया, फिर वो ग्रोथ नहीं करता है या बहुत नाम मात्र की ग्रोथ करता है। ठीक है, तो जैसे कंपनी बड़ी होती है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाएगी तो उसका पीई कम हो जाएगा। तो इसलिए बड़े साइज की कंपनियों को बिजनेस एक्सपेंड करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनका ऑलरेडी बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। अब नेस्ले है, नेस्ले का मैंने एग्जांपल बार बार लिया है, नेस्ले की मैगी है,
पूरे इंडिया में कौन ऐसा होगा जिसको यही नहीं पता होगा कि मैगी क्या है। हर बच्चे बच्चे को, बंदे बंदे को पता है मैगी क्या चीज़ है। हर बंदा खाता है मैगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आने वाले 2 साल बाद हम ब्रेकफास्ट में मैगी खाने लग जाएंगे, या 3 टाइम में से 1 टाइम हम मैगी खाने लग जाएंगे खाने में। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में, महीने में खा ली मैगी तो खा ली, ठीक है। तो अब आगे एक्सपेंड कहाँ करेंगे ये? आगे एक्सपेंड या तो नए प्रोडक्ट लेके आओ। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो आपने सबके पास पहुंचा ही दिया है। ब्रिटानिया के बिस्किट तो सबको, बच्चे बच्चे को पता है ब्रिटानिया के बिस्किट आते हैं, हर कोई खाता भी है। तो ये था साइज ऑफ द कंपनी, 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कुछ सेक्टर, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहां पे गवर्नमेंट अपने बार बार रेगुलेशन लगाए रखती है। एग्जाम्पल मैं कई दे सकता हूं आपको, जैसे ऑयल रिलेटेड कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये सब हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तब गवर्नमेंट क्या करती है? अपने टैक्स बढ़ा देती है। इनको ज़्यादा पैसा नहीं कमाने देती, खुद ज़्यादा पैसा कमाती है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इन कंपनियों को घाटा होने लग जाता है, तो टैक्स कम नहीं करते, या कम करते हैं तो इतना नाम मात्र का टैक्स कम करेंगे कि ये कंपनियां बस जिंदा रहें। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट इनको कमाने ही नहीं देती। अभी एक कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसके गोवा में कैजीन वगैरह हैं, जो ये अपने गेमिंग, जो ऑनलाइन ये लॉटरी वगैरह जो ये सब करवाते हैं ना, वो उसका कंपनी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा यार, गोवा बेस्ड कंपनी है। उस पर गवर्नमेंट ने अभी रेगुलेशन लगा दिया था पीछे कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 35% टैक्स देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो उसका पूरा बिजनेस ही मतलब ठप हो गया। पेटीएम पे बार बार कंपनी ने बोल रहा हूँ, पेटीएम पे बार बार गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने क्या क्या रेगुलेशन लगाए, आपको पता ही होगा सारी हिस्ट्री। तो गवर्नमेंट जिस कंपनी के पीछे पड़ जाए, ठीक है, या जहाँ पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का हो, वहाँ पे आपको पता ही है पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिजनेस चलाना मुश्किल होता है। तो ऐसी कंपनियों को पीई रेशो कंपैरेटिवली कम मिलता है। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं। गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, इसके पास इतनी प्राइसिंग पावर है कि कोई शैम्पू आज 180 रुपये का है, कब वो 220 रुपये का हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। या फिर क्या करेंगे, 180 रुपये में मान लो आज मिलता है 300 ml, 300 ml वाली पैकिंग को कम करके 250 ml कर देंगे, तो इनडायरेक्टली प्राइस ही बढ़ गई। तो इनके हाथ में पूरी प्राइसिंग पावर है। गवर्नमेंट का कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है इनके ऊपर कि गवर्नमेंट इन पे बहुत सारे कुछ रेगुलेशन लगा सके, ठीक है। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं इनको पीई रेशियो कंपैरेटिवली हाई मिलता है उन कंपनियों के कंपैरिजन में जहां पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो 11वां पॉइंट था गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब 12वें पॉइंट की बात करते हैं पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि कौन सी कंपनी रिटेलर्स के या आम पब्लिक के बीच में पॉपुलर हो चुकी है। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और पहले ही आपने वो ले लिया है, तो आपके पास बेस्ट पॉसिबिलिटी होती है पैसा कमाने की। जब स्टॉक हर किसी के बीच में पॉपुलर हो चुका है, उसके बाद उसमें पैसा बनाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी हर किसी को पता है, जिसने खरीदना था वो खरीद भी लिया है, यानी ऑलरेडी जो लिक्विडिटी उसमें फ्लो आना था वो आ चुका है। लिक्विडिटी फ्लो ज़्यादा आने से पीई रेशो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में इसके बारे में। अभी सिर्फ आपको यही समझना है कि पॉपुलैरिटी में अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो कंपनी जब तक पॉपुलर नहीं हुई है उससे पहले ही खरीद लेना है, ठीक है। अगला फिर 13वें पॉइंट में बात करते हैं हम लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी क्या होती है, जैसे मैंने कई वीडियोस में आपको समझाया है डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ मेरे पास 10 नंबर में है, ठीक है। मान ले मेरे पास 10 मैगी के पैकेट हैं, 100 बंदे खरीदने वाले हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक पैकेट को 12 रुपये की बजाय 15 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे पास 10 मैगी के पैकेट हैं, खरीदने वाले सिर्फ 5 हैं,
तो 12 रुपये की बजाय हो सकता है मुझे वो 10 रुपये में भी बेचना पड़ जाए। ठीक है, तो डिमांड कम है। डिमांड कम है का मतलब लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आएगी जब कोई स्टॉक पॉपुलर हो जाएगा सबके बीच में, तो हर कोई उसको खरीदने जाएगा। खरीदने जाएगा तो मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो पीई एक्सपेंशन होगा। सेम ऐसा ही होता है इंडेक्स में इंक्लूजन से या डेरिवेटिव्स में किसी स्टॉक के आने से। मान लो कोई स्टॉक है जो निफ्टी 50 में शामिल हो गया। बहुत सारे लोग और म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं। अब निफ्टी 50 में मान लो उसका 2% हिस्सा है, तो 2% पैसा जो अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपया लगा दिया तो 2,000 रुपये मेरे उस कंपनी में जाएंगे ही जाएंगे। अगर वो इंडेक्स में नहीं था मान लो वो स्टॉक, तो मेरे पैसे उसमें नहीं जाते। तो कुछ फ्लो ऐसा है जो इंडेक्स में शामिल होने से ऑटोमेटिकली उस कंपनी को या उस स्टॉक को मिलने लग जाता है। तो 13वां पॉइंट था लिक्विडिटी, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होना या फिर इंडेक्स में शामिल होना या इंडेक्स से बाहर होना, ये चीज़ भी इन्फ्लुएंस करती है। 14वां पॉइंट है डेट, या आप बोल सकते हो डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। अगर किसी कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसको पीई रेशियो कंपैरेटिवली कम मिलेगा। एक तो क्योंकि उसकी अर्निंग कम होगी। मैंने बता दिया, जैसे मान लो मेरी 100 रुपये की कंपनी है, 100 का 100 रुपया मेरा है और 20 रुपये कमाए तो 20 रुपये मेरा होगा नेट प्रॉफिट। अगर मान लो 100 रुपये में से 50 रुपये मैंने 10% के हिसाब से ले रखे हैं, तो मैंने जो वहाँ पे 10 रुपये कमाए थे उसमें से 5 तो मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ही पे कर दिया बैंक को, क्योंकि 10% पे तो मैंने वो 50 रुपये लिए ही हुए हैं। फिर मेरी कमाई कितनी हुई, 15 रुपये। ठीक है, पहले मैं कमा रहा था 20 रुपये 100 रुपये पे, अब मैं कमा रहा हूँ 20 रुपये पे सिर्फ 15 रुपये। तो इतना डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो किसी कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है तो उसको पीई रेशियो कम मिलता है क्योंकि उसकी अर्निंग भी कम होती है, और एक फिर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है। 15वां पॉइंट है लॉस मेकिंग सब्सिडरीज। इसको ध्यान से समझना। सब्सिडरीज क्या होती हैं, जैसे मान लो आज मेरी कोई दुकान है किसी भी चीज़ की, एक शहर में मेरी दुकान है, मेरा बहुत नाम चलता है। जैसे हर शहर में कोई ना कोई फेमस दुकान होती है, कोई खाने पीने की, कोई कपड़े की, कोई पेंट की, कोई हार्डवेयर की, मतलब जो भी फेमस दुकान आपके एरिया में है आप उसी का एग्जाम्पल ले सकते हो। उसने कोई नई दुकान खोल ली है शहर के किसी दूसरे कोने में या किसी नए शहर में। वो नई दुकान खोल ली है, वो अभी उतनी चली नहीं है, वो या तो लॉस मेकिंग है या वहाँ से कोई उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे मान लो मेरी 100 रुपये की दुकान थी, 100 रुपये पे मैं कमा रहा हूँ 20 रुपये। ठीक है, अभी तो मैं 100 रुपये पे 20 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा अच्छा काम चल रहा है। मैंने सोचा कि चलो 100 रुपये लगा के एक दुकान और खोल लेता हूँ। वहाँ से मेरी कोई कमाई नहीं आ रही है, मान के चलो अभी मैं मान रहा हूँ कि लॉस नहीं है लेकिन कोई प्रॉफिट भी नहीं है, नेट टू नेट जीरो है। अब मेरा कितना हुआ, 200 रुपये पे मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ। पहले मैं 20% कमा रहा था, अब मैं सिर्फ 10% कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी पीई रेशो ज़्यादा मिल जाएगा। क्यों ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ये जो 100 रुपये पे मैं आज के दिन 0 रुपया कमा रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं यहाँ से भी 100 रुपये पे 20 रुपये कमा सकता हूँ। क्योंकि मेरी जो पहली दुकान है वहाँ से मैं 100 रुपये पे 20 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरे में कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरा नाम है कि मेरी ये वाली दुकान भी चल जाएगी और फिर मैं 200 रुपये पे 40 रुपये कमाने लग जाऊँगा। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ये। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 16वां पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, बुल मार्केट या बियर मार्केट। बुल या बियर मार्केट, देखो एक कहावत है, बुल मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट इज ऑल अबाउट पीई एक्सपेंशन। बुल मार्केट में सिर्फ पीई एक्सपेंशन होता है। जैसे पिछले 1.5-2 साल में क्या देखा आपने, पिछले 1.5-2 साल से बुल मार्केट चल रही थी। बुल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो 10 गुना हुए हैं, 5 गुना हुए हैं। जैसे रेलवे या पीएसयू का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं हुडको का एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो हुडको है, हुडको आप ये देखो कि पिछले 5 साल में कितना हुआ है, पिछले 3 साल में ही देख लो। चलो पिछले 3 साल में, 3 साल पहले ये देखो, ये 58 रुपये का शेयर था जून 2023 में। आज 1.25 साल बाद
आज 1.25 साल बाद ये है 219 रुपये का शेयर, यानी 4 गुना हो चुका है। और हाई कहाँ तक मार के आया है? 335 तक। 58 रुपये का शेयर 335 हो गया है सिर्फ 1.25 साल में, 1.25 साल में। क्या इतना प्रॉफिट बढ़ सकता है? नहीं, ये सिर्फ पीई बढ़ा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। पीई रेशियो के चार्ट पे जाओ 3 साल में। 3 साल पहले जो कंपनी का पीई रेशियो 5-6 होता था, वो जब पीक पे था उस टाइम वो 31 का हो गया। 5 से 6 वाला पीई 30 से 31 का हो गया, यानी सीधा सीधा 6 गुना हो गया स्टॉक। 58 रुपये का स्टॉक 6 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 330, 335। वही इसका हाई बना है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ तो आई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? पीई एक्सपेंशन हुआ है। बियर मार्केट में क्या होता है? पीई कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्टॉक आपको पता होगा 70% गिर जाते हैं। अब लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं गिरता कई बार, या प्रॉफिट गिरता है तो थोड़ा बहुत गिरता है। अब मान लो प्रॉफिट किसी कंपनी का आधा हो गया तो स्टॉक प्राइस भी तो आधा ही होना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक प्राइस गिर जाता है 70-80%। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा क्यों गिरता है? क्योंकि बियर मार्केट में होता है पीई कॉन्ट्रैक्शन। ये लास्ट पॉइंट है ना, जो 16वां पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बुल मार्केट है या बियर मार्केट है, ये आपने बहुत ज़रूरी देखना है। तो टोटल मिला के 16 पॉइंट हैं मेरे हिसाब से। कोई एक आध पॉइंट छूट गया है या कोई इधर उधर पॉइंट है जो इनमें से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो या आप बता सकते हो। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। ग्रोथ रेट, कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी है उसको पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टार्टिंग में ग्रोथ रेट में आपको रिवेन्यू ग्रोथ रेट देखनी है। ठीक है, यानी कंपनी रिवेन्यू कितना बढ़ा रही है। प्रॉफिट भले ही कम बढ़ रहा हो, क्योंकि प्रॉफिट आगे जाके बढ़ सकता है। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, जोमेटो आज के दिन भी उतनी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है जितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या कर रही है? प्रॉफिट में आ रही है। पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड कर दिया, रिवेन्यू इनका बढ़ता रहा। अब धीरे धीरे करके ये प्रॉफिट में आ गए हैं और धीरे धीरे करके इनका प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया ग्रोथ रेट। दूसरा पॉइंट हो गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। किसी कंपनी की अर्निंग कांस्टेंट रहती हैं, धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, उनको पी रेशियो ज़्यादा मिलता है। टाटा स्टील का मैंने एग्जांपल लेके बताया, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, कभी 5,000 लॉस है, कभी 40,000 प्रॉफिट है। तीसरा पॉइंट है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ज़्यादा होगा तो पीई रेशियो ज़्यादा मिलेगा। चौथा पॉइंट है एंट्री बैरियर, कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे जल्दी से नई कंपनियां कंपटीशन में नहीं आ सकती तो कंपैरेटिवली पीई रेशियो ज़्यादा मिलेगा। पांचवा पॉइंट है ऑपरेटिंग हिस्ट्री, यानी कोई बिजनेस जितना पुराना होगा वो हर चीज़, हर साइकिल को झेल चुका है। इसका मतलब उन नेगेटिव साइकिल्स में भी वो बिजनेस मेंटेन रहा, इसका मतलब उस कंपनी पे लोगों का भरोसा ज़्यादा होगा, उसको पी रेशियो ज़्यादा मिलेगा। छठा पॉइंट है डिविडेंड यील्ड, कोई भी कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देती है तो उसको पीई ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ग्रोथ मेकिंग कंपनियां या हाई ग्रोथ वाली कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं। सातवां पॉइंट आ गया कैश फ्लो, जिसके पास कैश फ्लो अच्छा होगा उसको पीई रेशियो ज़्यादा मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंशियल इसका एक्सेप्शन है, वहाँ आपने ना डेट देखना है ना कैश फ्लो देखना है। वैसे मैं अलग अलग वीडियोज़ में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता भी चुका हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आठवां मैनेजमेंट अच्छा होगा तो लोगों का भरोसा अच्छा रहेगा, उसको पीई रेशियो ज़्यादा मिलेगा। नौवां पॉइंट है सेक्टर लीडरशिप, मैंने आपको एशियन पेंट का एग्जांपल लेके दिखाया जिसका मीन या मीडियन पीई था वो भी 76 था, यानी जो सेक्टर लीडर है उसको पीई रेशियो कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलता है। साइज ऑफ द कंपनी है 10वां पॉइंट, अगर कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, उसका बिजनेस ऑलरेडी इतना फैल चुका है तो उसको अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए उसका पी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोई कंपनी ऐसी है जिस पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस या गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको पी कम मिलता है। एग्जाम्पल मैंने HUL का दिखाया था, वो एक गोवा बेस्ड कंपनी है, कौन सी मेरे को नाम ध्यान अभी भी नहीं आ रहा, आपको जाना है तो उसमें बताना कमेंट सेक्शन में। 12वां पॉइंट है पॉपुलैरिटी, कोई स्टॉक पॉपुलर हो जाए उससे पहले आप खरीद लोगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे ही पॉपुलैरिटी आएगी उसमें लिक्विडिटी आएगी तो उसका पीई एक्सपेंड करेगा।
नेक्स्ट पॉइंट जो 13वां पॉइंट है वो यही है, लिक्विडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग या इंडेक्स में इंक्लूजन। इंडेक्स में इंक्लूड होने से वही होता है कुछ पैसा जो पैसिव फंड्स होते हैं उनका पैसा इनडायरेक्टली उस स्टॉक में जाने लग जाता है, इसलिए लिक्विडिटी बढ़ती है और पीई एक्सपेंड करता है। 14वां पॉइंट है डेट या डेट टू इक्विटी रेशो। कर्जा किसी कंपनी पे बहुत ज़्यादा होगा तो उसको वैसे ही पी रेशियो कम मिलेगा, और कर्जे पे वो इंटरेस्ट चुकाती है तो उसका प्रॉफिट कम होगा तो इसलिए फिर पी रेशियो कम मिलेगा। 15वां पॉइंट है लॉस मेकिंग वैल्यूएबल सब्सिडरीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है। जैसे मैंने एग्जांपल लेके बताया था वो आप दोबारा से जाके देख सकते हो। अगर कोई ऐसी कंपनी है कि कोई सब्सिडरी है जो अभी लॉस मेकिंग है लेकिन वैल्यूएबल है, लगता है कि आगे जाके ये प्रॉफिट मेकिंग होएगी, तो उसको भी पी रेशो ज़्यादा मिल जाता है। और 16वां जो लास्ट पॉइंट है मार्केट। मार्केट कंडीशन कैसी है, बुल मार्केट चल रही है या बियर मार्केट चल रही है। बियर मार्केट में पीई कॉन्ट्रैक्शन होता है, बुल मार्केट में पीई एक्सपेंशन होता है। कभी भी एक कंपनी 1-2 साल में अपना प्रॉफिट 10 गुना नहीं कर सकती, वो सिर्फ पीई एक्सपेंशन के कारण ही कोई स्टॉक साल में 2 साल में 10-10 गुना हो जाते हैं। तो ये 15-16 पॉइंट थे दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप नोट्स बनाना, 2 बार देखना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको डिटेल में समझ में आ गई तो समझ लो आपको आधा स्टॉक मार्केट समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। किसी और टॉपिक पे और स्टॉक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।